नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज की हम क्लास में पढ़ेंगे अरबों द्वारा सिंध की विजय। इससे पहले हमने एक चैप्टर कवर कर लिया है, ये दूसरा है और इसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि की हिस्ट्री वाली किताब। उसमें एक-एक करके सारे स्टेप पढ़ेंगे, सारी क्लासेस कवर करेंगे, उन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। आज हमने स्टार्टिंग कहाँ से की है? मिडाइवल से की है, आप सभी को पता है। ये आज का दूसरा लेक्चर है, तो इसको भी कवर करते हैं। अरबों द्वारा सिंध की विजय, ठीक, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अरब क्षेत्र पर अब्बासियों द्वारा साम्राज्य का विस्तार था। अब्बासियों साम्राज्य के पतन के बाद उस क्षेत्र पर तुर्कों का अधिकार हुआ। इसलिए भारत में पहले अरबों और बाद में तुर्कों का आक्रमण होता रहा है। 711 ईस्वी अन्य स्रोतों में 712 है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका? दाहिर का शासन था। सिंध विजय के बावजूद अरब आक्रमणकारी भारत में उस प्रकार का साम्राज्य नहीं बना पाए जैसा कि उस समय उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में विभिन्न भागों में बनाया था। ओके, 711 ईस्वी में अरबों से पराजय तथा आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए कई नई शक्तियों जैसे गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने भारत में आगामी 300 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 300 वर्षों तक। 8वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की राजनीतिक दशा क्या थी वो देखते हैं। इस समय देश में कोई सर्वोच्च केंद्रीय शक्ति नहीं थी। भारत विभिन्न छोटे छोटे राज्यों का संग्रह था और प्रत्येक राज्य स्वतंत्र व सार्वभौम था। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रमुख राज्य जैसे कि अफगानिस्तान अफगानिस्तान अरब आक्रमण के समय अफगानिस्तान में एक ब्राह्मण वंश का शासन था। मुसलमान लेखकों ने इस वंश को हिंदू शाही साम्राज्य अथवा काबुल या जाबुल का साम्राज्य कहा है। काबुल या जाबुल का साम्राज्य कहा है। कश्मीर 7वीं शताब्दी में कश्मीर में दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की स्थापना की। हिंसा ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। दुर्लभवर्धन ने दुर्लभवर्धन का उत्तराधिकारी दुर्लभुक दुर्लभक जो 632 से 682 ईस्वी हुआ, जिसने प्रतिपादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? प्रतापादित्य। ठीक है, प्रतापादित्य। कश्मीर के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीड जो लगभग 724 ईसा में सिंहासन पर बैठा। उसका साम्राज्य पूर्व में बंगाल, दक्षिण में कोंकण, उत्तर पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान और उत्तर पूर्व में तिब्बत तक विस्तृत था। वह अपने वंश का प्रतापी शासक था। उसके समय में सूर्य देवता के लिए मार्तंड मंदिर बनवाया गया। इसका मार्तंड मंदिर बनवाया गया सूर्य देवता के लिए। 740 ईसा पूर्व लगभग उसने कन्नौज के राजा यशोवर्मन को पराजित किया। ठीक है, किसको? यशोवर्मन को पराजित किया। अब नेपाल के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? अफगानिस्तान के बारे में। नेपाल 7वीं शताब्दी में नेपाल, जिसके उत्तर में तिब्बत, दक्षिण में कन्नौज का राज्य था, हर्ष के साम्राज्य में मध्यवर्ती राज्य था। अंशुवर्मन ने नेपाल में वैष्णव ठाकुरी वंश की नींव रखी। उसने तिब्बत के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। उसने अपनी कन्या का विवाह तिब्बत के शासक के साथ किया। हर्ष की मृत्यु के बाद तिब्बत व नेपाल की सेना ने चीन के राजदूत वांग हुइसुंग को लिख लो, पढ़ लेना इसे, तो कन्नौज के सिंहासन का अपहरण करने वाले अर्जुन के विरुद्ध सहायता प्रदान की। कामरून असम के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, कामरून असम को बोलते थे,
तो ये पुराना नाम है इसका कामरून और ये रिसेंट में असम। हर्ष के समय कामरून में भास्कर वर्मन का शासन था। इसका भास्कर वर्मन का शासन था। हर्ष की मृत्यु के उपरांत उसने अपने राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की। यह प्रतीत होता है कि वह अधिक समय तक स्वाधीन न रह सका। भास्कर वर्मन ने लगभग 650 ईस्वी तक शासन किया। भास्कर वर्मन के बाद उसका वंश समाप्त हो गया। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का अंग बना। इसका कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का अंग बना। कन्नौज हर वर्ष हर्ष की मृत्यु के पश्चात अर्जुन एक स्थानीय शासक ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसने चीन के राजदूत वांग से का विरोध किया जो हर्ष की मृत्यु के उपरांत वहां पहुंचा था। वांग ह्यांगचोंग पुनः असम, तिब्बत व नेपाल की सैन्य सहायता लेकर लौटा। युद्ध में अर्जुन की हार हुई। अर्जुन को बंदी बनाकर चीन ले जाया गया। तत्पश्चात वहीं कारागार में उसकी मृत्यु हो गई। 8वीं शताब्दी के आरंभ में यशोवर्मन कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। अपने पराक्रम से उसने पुनः कन्नौज अपने अतीत का गौरव प्रदान किया। वह सिंध के राजा दाहिर का समकालीन था। इसके उपरांत कन्नौज पर आधिपत्य के लिए 8वीं शताब्दी की 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर प्रतिहार व राष्ट्रकूटों के मध्य एक संग्राम हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। कुछ समय के लिए कन्नौज पर प्रतिहारों का आधिपत्य स्थापित हो गया, परंतु बाद में उसका स्थान पाल वंश ने ले लिया। अंतोद्यपा इस युद्ध में प्रतिहारों की विजय हुई। इसके बाद प्रतिहार उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर कर आए। बंगाल के बारे में पढ़ लेते हैं। बंगाल बंगाल में गौड़ शासक शशांक का शासन था, जिसने 600 से 638 तक गौड़ साम्राज्य पर शासन किया। इसी समय राजा शशांक का युद्ध हर्षवर्धन से भी चलता रहा। शशांक की मृत्यु के बाद उसके बेटे मानव ने 8 माह तक गौड़ पर शासन किया। कितने माह तक? 8 माह तक। शशांक की मृत्यु के पश्चात लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में अराजकता, अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त रहा। 8वीं शताब्दी के मध्य अशांति एवं अव्यवस्था से तंग आकर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक योग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया। गोपाल ने इस नवीन राजवंश की स्थापना की। उसे पाल वंश कहा गया। गोपाल द्वारा स्थापित किए गए पाल वंश में 12वीं शताब्दी तक राज्य किया। धर्मपाल, देवपाल, महिपाल इस वंश के प्रसिद्ध शासक हुए। सिंध में रायवंश का शासक था। इसका रायवंश का शासक था। जब हिंदसांग भारत आया, उसने सिंध में शूद्र शासक को पाया। हर्ष ने अपने कार्यकाल में सिंध पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन हर्ष की मृत्यु के उपरांत सिंध स्वतंत्र हो गया। रायवंश का अंतिम शासक राय शासी द्वितीय था। ब्राह्मण मंत्री चाच ने उसके उपरांत उसके राज्य पर अधिकार करके ब्राह्मण वंश की नींव रखी। चाच के पश्चात चंद्र के बाद दाहिर गद्दी पर बैठा। इसी सिंध राजा दाहिर ने सिंध आक्रमण के समय अरबों का सामना किया। भारत में अरबों के असफल आक्रमण। सफल नहीं असफल। सर्वाद्वितीय है कि वास्तविक रूप से सिंध को अरबों ने 712 ईस्वी में विजित किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले अरबों ने इस ओर
कोई विजय की कोशिश नहीं की, यानी पहले भी प्रयास करते रहे हैं। कहा जाता है कि खलीफा उमर के समय 636 ईसा में बम्बई के निकट थट्टा थाना की विजय के लिए एक मुस्लिम नाविक अभियान भेजा गया, परंतु वे असफल रहा। तत्पश्चात बड़ोच देवल था बलूचिस्तान स्थित मकरान में कई आक्रमण किए गए। अंततः 8वीं सदी के प्रथम दशक में सिंध के प्रदेश में मकरान को जीत लिया गया। इस अभियान का नेतृत्व इब्न अल हरी अल बहीती ने किया था। भारत में अरबों का सफल आक्रमण, ये सफल है। अरबों द्वारा भारत का पहला सफल आक्रमण 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। इस आक्रमण से पूर्व घटित घटनाओं को कई इतिहासकार अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण का मुख्य कारण मानते हैं। इन कारणों के प्रमुख हैं: लंका में राजा ने खलीफा के उरी प्रांतों के अध्ययन हज्जाज के पास अपने राज्य के उन मुसलमान व्यापारियों की जिनकी मृत्यु हो चुकी थी अनाथ कन्याओं को भेजा, जिन्हें समुद्री लुटेरे ने सिंध के तट के पास छीन लिया था। एक अन्य वर्णन के अनुसार लंका में राजा ने स्वयं इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और वह खलीफा के पास सैनिक व मूल्यवान उपहार भेज रहा था। तभी मार्ग में सिंध के तट के पास उन्हें लूट लिया गया। खलीफा ने अपने प्रतिनिधियों को भारत से दासियों व अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए भेजा, जिन्हें दाहिर ने राज्य के मुख्य बंदरगाह देवल पहुंचने पर समुद्री लुटेरे ने लूट लिया। परिणामतः सिंह के राजा दाहिर ने खलीफा से क्षतिपूर्ति की मांग की, किंतु दाहिर ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। अतः खलीफा ने सिंध पर आक्रमण का निर्णय लिया। कुछ कारण कुछ भी हो, लेकिन वास्तविकता में अरबों की सिंध विजय का कारण इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और लूट धनराशि में धनवान बनने का दृढ़ निश्चय था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत पर आक्रमण से पूर्व का अफ्रीका और यूरोप में विशाल क्षेत्रों अपने अधीन कर चुके थे। मोहम्मद बिन कासिम के अभियान। मोहम्मद बिन कासिम के अभियान। प्रमुख अभियान देवल अभियान। मकरान के रास्ते मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम देवल पर आक्रमण किया। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम देवल के बंदरगाह पर पहुंचा और उसे घेर लिया। देवल ने दाहिर के भतीजे ने उसका डटकर सामना किया, परंतु छली ब्राह्मणों द्वारा कासिम के साथ दिए जाने के कारण देवल में जल्द ही मोहम्मद बिन कासिम को विजय प्राप्त हुई। निरून अभियान। देवल से मोहम्मद बिन कासिम निरून की ओर बढ़ा, जहां बौद्ध भिक्षुओं ने बिना युद्ध किए उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तेवन अभियान। तेवन में दाहिर का चचेरा भाई माजरा शासन करता था। यहाँ भी बहुत विरोध के बाद कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली गई। रावर अभियान। तेवन विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध नदी पार राजा दाहिर कर आक्रमण किया। दाहिर आक्रमण के चकित रह गया और उसने अपनी सेना के साथ भागकर रावर में शरण ली, जहां दाहिर और कासिम की सेना के बीच 20 जून 712 में भीषण युद्ध हुआ। अंततः युद्ध के दौरान दाहिर की मृत्यु हो गई। 712 में दाहिर की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानबाई से वीरता पूर्वक रावर ने किले की रक्षा की। जब वे अपनी रक्षा न कर सके तब उन्होंने जौहर प्रथा द्वारा अपने सम्मान की रक्षा की। ब्राह्मणवाद अभियान। ब्राह्मणवाद अभियान। यहाँ दाहिर का पुत्र जय सिंह शासन कर रहा था। माना जाता है कि ब्राह्मणवाद में मोहम्मद बिन कासिम और जय सिंह की सेनाओं के
बीच भीषण युद्ध हुआ जिसमें लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई। अतः परास्त होकर जैसे ही युद्ध भूमि से भाग गया। ब्राह्मणाबाद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दूसरी विधवा रानी लाड़ देवी और उनकी देवी दो पुत्रियों सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बनाया। अरोरा आलोर अभियान। सिंध की राजधानी अरोर लारोर की रक्षा का कार्य दाहिर के एक अन्य बेटे के साथ में था। मोहम्मद बिन कासिम ने आरोर अलोर पर आक्रमण कर इसे विजित कर लिया। मुल्तान अभियान कौन कौन से? मुल्तान अभियान 713 ईस्वी में आरंभ। मोहम्मद बिन कासिम ऊपरी सिंध की मुख्य नगर सुल्तान की ओर बढ़ा। माना जाता है कि मुल्तान विजय के यहाँ अरबों की अत्यधिक सोना प्राप्त हुआ जिस कारण मुल्तान को स्वर्णकारी पुकारा जाने लगा। सिंध पर लगभग 463 वर्षों तक अरबों का कब्जा रहा। सिंध और मुसलमान विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम देश भारत को जीतने की योजनाएं बनाने लगा। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कन्नौज की विजय करने के लिए अबू हकीम के अधीन एक विशाल अश्वरोही सेना भेजी। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम सिंध और मुल्तान के अलावा किसी और क्षेत्र को जीतता इससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन कासिम मृत्यु के पश्चात उपरांत की स्थिति। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद भारत में अरबों का राज्य विस्तार शिथिल पड़ गया। 714 ईस्वी में खलीफा की मृत्यु के बाद दमिश्क ने आंतरिक अशांति के कारण अरबों के अधीन क्षेत्रों में नियुक्ति राज्यपाल और सरदार धीरे धीरे स्वतंत्र होते गए। खलीफा हिशाम 724-743 ईस्वी में समय जुनैद की नियुक्ति सिंध के गवर्नर के रूप में हुई। कालांतर में सिंध के बाहर राज्य विस्तार के दौरान उसे कई भारतीय राज्यों से परास्त होना पड़ा। भोज के ग्वालियर प्रशस्त के नागवट प्रथम को मलिच्छों अथवा अरबों को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है। 9वीं शताब्दी के अंत तक सिंध में खलीफों का नियंत्रण पूर्णतः समाप्त हो गया। सिंध में केवल छोटी रियासतें मसूरा और मुल्तान ही अरबों के नियंत्रण में शेष रह गई। सिंध विजय के प्रभाव के संबंध में लेन पून ने कहा है कि सिंध को अरबों को विजित तो किया किंतु वह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही। यह एक प्रभाव रहित विजय थी। अरबों ने अपने सिंध निवास के दौरान यह अनुभव किया कि भारतीय अद्भुत योग्यता रखते हैं। भारतीयों को प्रभावित करने के स्थान पर अरब निवासी खुद अपने प्रभावित हुए। अरब विद्वानों को ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं के दर्शन, ज्योतिषी, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि की शिक्षा ग्रहण की और इसे आत्मसात किया। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में खलीफा मंसूर के समय अरब विद्वान अपने साथ ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत और श्री हर्ष द्वारा रचित खंडन खंड खाद अरब ले गए, जहां भारतीय विद्वानों की सहायता से उनका अरबी भाषा में अनुवाद करा पाया। ध्यातव्य है कि पंचतंत्र और अरबी अनुवाद कलीलावादिम्मा के नाम से जाना जाता है। ज्योतिषी ज्ञान का अरबों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। खगोल शास्त्र में भी अरबों ने रुचि ली। शून्य और दशामिक पद्धति का ज्ञान सीखकर अरबों ने इसे रोमन साम्राज्य में प्रसारित किया। वस्तुतः 9वीं सदी में गणितज्ञ अलग ख्वारिज्म ने इसे अरब में लोकप्रिय बनाया और 12वीं सदी में ईसाई मठवासी एविलार्ड द्वारा ज्ञान यूरोप पहुंचाया। इसे अरब अंक पद्धति नाम से जाना जाता है। भारत अरब व्यापारियों संबंधों में वृद्धि हुई और इसे तब और बढ़ावा मिला जब अब्बासी खलीफा ने बगदाद की स्थापना की।
मुल्तान व सिंध पर अरबी लोग स्थायी रूप से रहने लगे और करमतिया नामक एक नए संप्रदाय का उदय हुआ। नोट, अरबों को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने चीन द्वारा आविष्कृत कागज, कंपास, कुतुब कुतुबनुमा या दिक्सूचक, छपाई खाना, बारूद आदि का ज्ञान यूरोप पहुंचाया। अरबों ने सिंध क्षेत्र में ऊंट पालन और खजूर की खेती को प्रोत्साहित किया। अरबों ने सिंध के क्षेत्र में ऊंट पालन और खजूर की खेती को प्रोत्साहित किया। मंदिरों में मंडप के बुर्ज को उन्होंने मस्जिदों और मकबरों का बुर्ज बनाकर भारत की कला का अनुसरण किया। मस्जिदों में प्रार्थना के गलीचे के नुकीले घुमाव और मेहराब बिंदुओं और बौद्धों के धर्मस्थलों के चिन्ह थे। मस्जिदों विष्णु मंदिर की भांति थी मस्जिदें विष्णु मंदिर की भांति थी। मस्जिदों में प्रवेश द्वार मंदिरों के गोपुरम और भारतीय गांव के द्वारों मिलते जुलते थे भारतीय गांव के द्वारों से मिलते जुलते थे। मस्जिदों की मीनारें भारत की विजय स्तंभों की नकल थी। तमाम विशेषताओं के बावजूद यह पूर्णतः खारिज कर देना कि अरबों की सिंध विजय पूर्णतः प्रभाव रही थी उचित नहीं है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि अरब आक्रमण से भारत में इस्लाम धर्म का बीजारोपण हुआ। सिंध में अत्यधिक संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया गया। गौरतलब है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कुला दारन सैयद कहलाते थे। तो ये हमारी क्लास थी और आज की क्लास में हमने देखा था कि कंक्वेस्ट ऑफ द सिंध बाय द अरब्स, अरबों द्वारा सिंध की विजय। क्लास कैसी लगी कमेंट में लिख के बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।